हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, घर पर सब लोग सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक टॉपिक के बारे में, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके बारे में मैं पहले 2 पार्ट्स बना चुका हूँ। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और दूसरे पार्ट में अब हम जो है पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की, हमने जलियांवाला बाग की भी बात की थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा था दूसरे पार्ट में, और हमने पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो किस तरीके से आगे बढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दूसरे पार्ट की। मतलब हम कह रहे थे कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट था जिसके अंदर दैट इज मूवमेंट इन कंट्री साइड, मूवमेंट इन टाउन्स। सबसे पहले हमने बात की थी मूवमेंट इन टाउन्स के बारे में। हमने 2-3 टॉपिक्स पढ़े थे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था टाउन्स में कैसे डेवलप हुआ था, फिर हमने पढ़ा था कि टाउन्स में डेवलप होने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि टाउन्स में ये इकोनॉमिक इफेक्ट इसका क्या रहा था, एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्या था इकोनॉमी के ऊपर। और हमने ये भी पढ़ा था कि धीरे धीरे टाउन्स में मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हो गया। वैसे इस टॉपिक में हमको 4 पॉइंट्स या 4 टॉपिक्स, हमको सब टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। पहला है मूवमेंट इन टाउन्स, दूसरा है रेबेलियन इन अवध, तीसरा है रेबेलियन इन गुडेम हिल्स, और चौथा है रेबेलियन इन प्लांटेशंस। ठीक है, तो ये सारे 4 टॉपिक है हमारे, जिनमें से ये तो आपका सिटीज का टॉपिक हो गया। ये दोनों टॉपिक आपके आप कह सकते हो कंट्री साइड, जो आपका टॉपिक है रेबेलियन इन कंट्री साइड, और ये टॉपिक तीसरा जो है आपका प्लांटेशन का टॉपिक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर इन चारों पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम ऑलरेडी टाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। टाउन्स में मूवमेंट कैसे डेवलप हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको उसको रिकॉल करा दूं। हमने इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ा था टाउन वाले में। टाउन वाले में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था हाउ मूवमेंट स्टार्टेड, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ टाउन्स के अंदर। वहां पर कैसे उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, लीकर शॉप्स को उन्होंने बॉयकॉट किया, उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज को बॉयकॉट किया। हमने ये भी पढ़ा था कि स्टूडेंट्स, टीचर्स ने अपने स्कूल्स वगैरह छोड़ दिए, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने उसका जो दूसरा पॉइंट हमने उसके अंदर पढ़ा था उसका इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमी, और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था व्हाई डिड मूवमेंट स्लो डाउन। आपको याद आया होगा, इन सिटीज। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। चूंकि हम टाउन्स क्लियर कर चुके हैं, तो आज हमारा टॉपिक होगा रेबेलियन इन कंट्री साइड। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, रेबेलियन इन कंट्री साइड। और रेबेलियन इन कंट्री साइड के अंदर हम इन 2 टॉपिक्स को कंबाइंडली पढ़ेंगे। पहला इसके अंदर है कौन सा, पहला है इसमें अवध। यहाँ बहुत सारी जगह पर OUDH भी लिखा हुआ होगा, अवध को औध भी बोलते थे, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और दूसरा आपका टॉपिक होगा यहाँ पर, दैट इज गुडेम हिल्स। ठीक है, गुडेम हिल्स। तो हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ रेबेलियन इन कंट्री साइड, जिसका पहला टॉपिक है रेबेलियन इन अवध। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे रेबेलियन इन अवध के बारे में। सो लेट अस टॉक अबाउट
पहले मैं आपको मेन टॉपिक, हम इसको ध्यान रखें, भूले नहीं, रेबेलियन इन कंट्री साइड। ठीक है, रेबेलियन इन कंट्री साइड में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज अवध। अवध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान किस तरीके से रेबेलियन हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान रेबेलियन किस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो यू हैव टू क्विकली अंडरस्टैंड दैट कि जो रेबेलियन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो टाउन से कंट्री साइड की तरफ फैला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहां से कहां तक फैला था, टाउन से कंट्री साइड की तरफ फैला था। और कंट्री साइड में यहां पर ट्राइबल्स और पीजेंट्स दोनों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हम पहले बात करेंगे रोल ऑफ पीजेंट्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो अवध का जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ पीजेंट्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, रोल ऑफ पीजेंट्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये अवध वाला टॉपिक है कि पीजेंट्स ने यहां पर क्या रोल प्ले किया था। ठीक है, तो अवध के बारे में एक चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि यहां पर जो लीडर थे, पीजेंट स्ट्रगल के जो लीडर थे वो कौन थे, लीडर ऑफ पीजेंट स्ट्रगल वो कौन थे, बाबा रामचंद्र। कौन थे, बाबा रामचंद्र। और बाबा रामचंद्र जो है वो एक सन्यासी थे। सन्यासी आप जानते हो कौन होते हैं। और ये इसके पहले बाबा रामचंद्र जो है, पहले इसके पहले अवध में जब ये पीजेंट्स स्ट्रगल की इन्होंने तैयारी की, उसके पहले ये इंडेंचर्ड लेबर की तरह फीजी में काम कर चुके थे। ठीक है, कहां काम कर चुके थे, फीजी में काम कर चुके थे। ठीक है, कहां पर, फीजी में, इंडेंचर्ड लेबर की तरह ये फीजी में काम कर चुके थे। ठीक है, तो ये बाबा जो रामचंद्र थे उनकी ये हिस्ट्री थी। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब आप यहां पर समझ जाओ कि ऐसा लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किए जाते हैं, और अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर इनको हायर किया जाता है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते तो इनके खिलाफ गवर्नमेंट जो है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है उसको ये अधिकार होता है कि वो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। वो पुलिस कार्रवाई भी कर सकता है या वो किसी भी प्रकार की पनिशमेंट इनको दे सकता है। तो अब ब्रिटिश लोगों के टाइम की ये बात है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके की इन लोगों ने पनिशमेंट दी होगी। तो ये इंडेंचर्ड लेबर थे, फीजी में थे, फीजी में ये काम करके आ चुके थे और अब इन्होंने पीजेंट स्ट्रगल को में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं कि अवध में एक्चुअली प्रॉब्लम्स थी क्या। ठीक है, तो पहली चीज आपको दिमाग में बिठानी है, सबसे पहले हम बात करेंगे, हम ऑलरेडी ये चीज जानते हैं कि महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ब्रॉड बेस बनाना है, और ब्रॉड बेस बनाने के लिए सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उसमें पार्टिसिपेट होने चाहिए। जब सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उसके अंदर पार्टिसिपेट होंगे तो आपको ये दिमाग में बिठाना है कि ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के में लाना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लाना पड़ेगा। तो जब मैक्सिमम लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर लेकर आना है तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स को भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और तभी जाकर एक ब्रॉड बेस मूवमेंट बनेगा। क्योंकि हर एरिया में, चूंकि आप इंडिया के बारे में जानते हो कि भारत जो है एक बहुत बड़ा एरिया है, और भारत के अंदर हम आज जैसा जो भारत है वैसे ही भारत उस समय भी था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने सारे कल्चर्स है, कितने प्रकार के सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, कितने प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, और हर प्रॉब्लम की, हर जगह की प्रॉब्लम अलग अलग थी। हर एक जगह पर जो स्ट्रगल चल रहा था वो अलग अलग स्ट्रगल चल रहा था। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस का ये मानना था कि वो क्या करें, वो ये जितने भी लोग हैं इन सब की स्ट्रगल को इंटीग्रेट करें किसके अंदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। और ये तभी हो पाएगा जब लोकल बेसिस पर उनको सपोर्ट मिलेगा। किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का उनको अगर सपोर्ट मिलेगा तो ही तभी जाकर ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो
अवध की भी प्रॉब्लम्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर इंटीग्रेट किया गया था, ताकि इनकी प्रॉब्लम्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे इनकी प्रॉब्लम्स को लिए भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्ट्रगल होगा। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बेसिक जो है कि वो ब्रॉड बेस बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनकर तैयार होगा ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में, वो भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवध में। अवध में एक्चुअली ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बाबा रामचंद्र यहाँ के पीजेंट स्ट्रगल के लीडर थे, और बाबा रामचंद्र जो है वो इनके स्ट्रगल को आगे बढ़ा रहे थे। अब अवध में प्रॉब्लम्स क्या थी, यहां पर स्ट्रगल जो था वो क्या था, तो एक चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि स्ट्रगल इन अवध was against तालुकदार्स and oppressive लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो आपको दिमाग में एक बात बिठानी है कि अवध के लोग परेशान थे। किससे परेशान थे, तो परेशान थे तालुकदार से और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब जमींदारों से और तालुकदारों से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, ये जमींदार और तालुकदारों से वो क्यों परेशान थे, बिकॉज दे डिमांडेड हाई रेंट्स फ्रॉम पीजेंट्स। चूंकि आप लोग जानते हैं कि पीजेंट्स का मतलब आपको पता है, पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान। ठीक है, लैंडलॉर्ड का मतलब भी आपको पता होगा, जमींदार। और तालुकदार को आज की तारीख में हम तहसीलदार बोलते हैं। तो ब्रिटिश लोगों के टाइम का है ये पोस्ट। तो इन लोगों की हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थे। ये ऑपरेसिव क्यों थे, क्योंकि ये लोग जो थे, अब देखो आपको बताया कि भाई लैंडलॉर्ड जो है वो जमीन का मालिक होता है, और किसानों के पास खुद की जमीन थी नहीं, तो वो क्या करते थे, वो लैंडलॉर्ड से जमीन किराए पर लेते थे, रेंट पर लेते थे। ठीक है, और रेंट पर लेने के बाद, लैंडलॉर्ड से जमीन रेंट पर लेने के बाद ये वहां पर खेती करते थे। ठीक है, लेकिन किसान के साथ क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। वो एक्सप्लॉयटेशन कौन करते थे, ये तालुकदार और ये लैंडलॉर्ड्स करते थे। और कैसे एक्सप्लॉयट करते थे, वो इनसे बहुत ज्यादा रेंट वसूलते थे, वो इनसे बहुत ज्यादा रेंट वसूलते थे। और रेंट वसूलने के साथ साथ वो अदर काइंड ऑफ सेसेस, सेसेस का मतलब आप कह सकते हो कर, बहुत सारे कर या टैक्स भी वो इसके अलावा वसूलते थे। और ये टैक्स उनको किनको भरना पड़ता था, ब्रिटिश लोगों को भरना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से किसानों का क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। कहां पर, अवध में। तो अवध की प्रॉब्लम क्या थी, अवध के अंदर स्ट्रगल जो था वो तालुकदार और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उन लोगों से हाई रेंट और अलग अलग प्रकार के सेस या टैक्स उनसे वसूलते थे, जो वो पे नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनका क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक बेसिक चीज बता दी। यहां हम इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम इसको लिख लेते हैं कि अवध के अंदर जो स्ट्रगल था वो किस प्रकार का स्ट्रगल था। तो यहां पर आप इसको नोट्स की तरह भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो। इसके अंदर देखकर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पहला पॉइंट आपको दिमाग में बिठा लेना है कि अवध में क्या हो रहा था, अवध में पीजेंट्स वर डिमांडेड विथ हाई रेंट्स, सेसेस और टैक्सेस। पहला पॉइंट आपको देखना है, ये प्रॉब्लम है किसकी, अवध के लोगों की। ठीक है, इसके अलावा दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार। उनको क्या करना है, इनके लिए कहा जाता था बेगार। अब ये वर्ड आप थोड़ा सा समझ ले कि बेगार होता क्या है। दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार, BEGAR, बेगार। बेगार का मतलब क्या हुआ, बेगार का मतलब हुआ वर्क विदाउट पेमेंट। क्या मतलब हुआ, वर्क विदाउट पेमेंट।
It means they were forced to do work and they were not paid. Forcefully they were made to do work and they were not paid for it. They were not paid for it. तो ऐसा वर्क जो कि बिना पेमेंट के होता है उसको क्या कहा जाता है? बेकार कहा जाता है. तो यहाँ पर आपको दिमाग में बैठा लेना पहली प्रॉब्लम कि उनसे बहुत ज्यादा रेंट्स वसूला जाता था, सेस और टैक्सेस वगैरह वसूले जाते थे, उनसे बेकार करवाई जाती थी. ठीक है. इसके अलावा तो बेकार तो हो ही गई. ठीक है. अब बेकार को मैं यहां पर थोड़ा सा एक लाइन में और लिख लेता हूं कि दे वर फोर्स्ड बाय लैंडलॉर्ड्स. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे वर फोर्स्ड बाय लैंडलॉर्ड्स टू वर्क विदाउट पेमेंट. ठीक है. Peasants were demanded with higher rent, cesses and taxes. They were forced to do begar. They were forced by landlords to work without payment. ठीक है. ये इनके साथ एक प्रॉब्लम थी. ठीक है. इसके अलावा और भी एक प्रॉब्लम और थी इनके साथ. और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि एस टेनेंट, TENANT, टेनेंट का मतलब किराएदार, याद रखना है आपको. ठीक है. टेनेंट का मतलब क्या होता है? किराएदार. एज ए टेनेंट दे वर इविक्टेड. एज ए टेनेंट दे वर इविक्टेड फ्रॉम द लैंड. मतलब कि पहली बात तो वो टेनेंट थे, किराएदार थे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लैंडलॉर्ड से वो जमींदारों से जमीन किराए पर लेकर क्या करते थे? वो जो है खेती करते थे. लेकिन जमींदारों को ये डर था कि अगर ये कहीं ना कहीं इस जमीन पर कब्जा ना कर लें, ठीक है, तो वो लंबे समय तक इनको टिकने नहीं देते थे. वो क्या करते थे? वो समय समय पर इनको इविक्ट करते थे. इविक्ट करते थे मतलब खाली करवा लेते. उनसे वो जमीन क्या करा लेते थे? खाली करवा लेते थे. ठीक है. वो क्या करते थे? जमीन को खाली करवा लेते थे समय समय पर, जिससे कि क्या हो कि वो लोग जो है वो लीज्ड लैंड के ऊपर कब्जा ना कर ले. ठीक है. तो ये बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि फेस कर रहे थे. कौन लोग? ये फेस कर रहे थे किसान. ठीक है. तो एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं. प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीजेंट्स इन अवध. ठीक है. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे एक बार और हम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. 4 प्रॉब्लम से उन्होंने फेस की थी. पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस की थी वो क्या थी? ठीक है. दे वर डिमांडेड विथ हाई रेंट्स और सेसेस. दूसरा, they were forced to do begar. तीसरा, landlords forcefully made them to work without payment. And fourth one is they were regularly evicted from land so that they could not acquire right over leased land. ठीक है. तो ये 4 प्रॉब्लम्स थी. ठीक है. तो यहां पर आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनकर तैयार होता है. और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है आपका. यहां पर डिस्कस
द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीजेंट्स ऑफ अवध। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अंदर आपको ये चारों पॉइंट लिखने हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई कि अवध के लोगों की प्रॉब्लम क्या थी। तो इस टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन बनकर तैयार होता है 3 मार्क्स का, जो आपको तैयार करना है। ये मैंने लिखा हुआ है और आपको मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं, अगर आप मेरे हिसाब से आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ ये तो हो गई इनकी क्या प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि जब ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे तो इन्हीं प्रॉब्लम्स से क्या बनेगी? किसानों की स्ट्रगल। देखो, किसान लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्ट्रगल करने के बैकग्राउंड क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रगल करते हो तो स्ट्रगल के पीछे रीजंस होते हैं कि आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। तो ये स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, तो ये 4 रीजंस हैं, हम इस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब भी कोई स्ट्रगल होती है तो इस स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए व्हाट वी डू, वी डिमांड। What we do, we demand. So basic thing come from here that what were the demands? क्योंकि जब ये स्ट्रगल करेंगे तो स्ट्रगल के बदले में ये गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ चाहेंगे कि इनकी ये स्ट्रगल खत्म हो। और ये स्ट्रगल खत्म कैसे होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड्स रखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से अगला टॉपिक शुरू हो जाता है कि अवध के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी थी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कि डिमांड्स ऑफ पीपल ऑफ अवध या पीजेंट्स ऑफ अवध। डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स इन अवध। तो याद करना कि डिमांड क्या क्या है, बहुत इजी है। डिमांड कहां से निकलेगी? प्रॉब्लम से ही निकलेगी। तो प्रॉब्लम्स पे फिर से आप फोकस करो। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? प्रॉब्लम्स थी रेंट, प्रॉब्लम थी सेस या टैक्स, या आप इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हो। प्रॉब्लम थी बेगार, एक प्रॉब्लम थी आपकी कि उनको इविक्ट कर दिया जाता था जमीन से। ठीक है, तो यहीं से उनकी 3 प्रॉब्लम्स निकल कर आएगी। पहली प्रॉब्लम निकल कर आएगी क्या? रिडक्शन इन रेवेन्यू एंड रेंट। पहली प्रॉब्लम निकल कर आ गई। पहली उनकी डिमांड क्या थी? पहली डिमांड थी कि रेवेन्यू और रेंट को कम किया जाए। रिडक्शन का मतलब कम करना। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम याद करो। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? बेगार। तो दूसरी डिमांड क्या हो जाएगी? दूसरी डिमांड हो जाएगी एबॉलिशन ऑफ बेगार। बेगार को खत्म करना। क्या हो जाएगी दूसरी डिमांड? एबॉलिशन ऑफ बेगार। बेगार को पूरी तरीके से खत्म करना। ठीक है, कि अब से देश में कभी भी बेगार नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, और तीसरी डिमांड, तो इसके लिए बेसिक प्रॉब्लम पे चले जाओ। हमने जो सबसे पहली प्रॉब्लम पढ़ी थी, और वो किससे परेशान थे? वो परेशान थे ताल्लुकदार से और लैंडलॉर्ड से। तो तीसरी डिमांड यहां से निकल कर आ गई, और वो क्या थी? सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड ताल्लुकदार्स। सोशल बॉयकॉट, बॉयकॉट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, परित्याग करना। हम इसको कह सकते हैं कि सोसाइटी से उनको त्याग दो, निकाल दो। ठीक है, ये सोशल बॉयकॉट करने का उन्होंने एक तरीका भी निकाला था, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि उन्होंने एक नाई धोबी बंद करके उन्होंने एक सोशल बॉयकॉट का तरीका निकाला था ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। तो सोशल बॉयकॉट का मतलब हो जाता है कि भाई जितने भी ऑपरेसिव, जो भी ऑपरेसिव का मतलब क्या हो गया? ऑपरेसिव का मतलब हो गया दमनकारी, जो दमन करते हैं। और आपको दमनकारी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अत्याचारी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जितने भी
अत्याचारी या दमनकारी लैंडलॉर्ड थे या तालुकदार थे, उनको क्या कर दो, बॉयकॉट कर दो। सोसाइटी में कोई उनसे कोई संपर्क नहीं रखेगा, कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा, उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन मेंटेन नहीं किया जाएगा, और जो मेंटेन करेगा उसको फिर पनिश किया जाएगा। तो ये 3 उनके क्या थे, डिमांड्स थी। किसकी डिमांड्स थी ये, पीजेंट्स ऑफ स्ट्रगल, पीजेंट्स ऑफ अवध की। ठीक है, तो यहाँ अगेन आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो सिंपल सा क्वेश्चन आपका जो तैयार होता है वो क्या है, मेंशन द डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ अवध। सिंपल सा क्वेश्चन, 3 नंबर, बहुत इजी है। पहली डिमांड रिडक्शन इन रेवेन्यू एंड रेंट, दूसरी डिमांड एबोलिशन ऑफ बेगा, और तीसरी डिमांड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। तो ये 3 इसका आंसर है, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाऊंगा वो सारे के सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई हमने प्रॉब्लम समझ ली। ठीक है, कहाँ की, अवध के किसानों की। अब हमने उनकी डिमांड्स भी पढ़ ली। अब हमारा मेन टॉपिक आता है, जो हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मेन टॉपिक हमारा क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पहले सिटीज में पढ़ लिया, अब हम कंट्री साइड में पढ़ेंगे। मूवमेंट इन कंट्री साइड हमारा टॉपिक था, तो हमारा सिटीज में हम पढ़ चुके हैं, अब हम कंट्री साइड में मूवमेंट पढ़ रहे हैं, और कंट्री साइड में भी कहां पर, अवध के किसानों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि महात्मा गांधी हो गए या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई या लीडर्स ऑफ कांग्रेस हो गए, वो सब चाहते थे कि भाई बेसिक जितने भी लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो यहाँ पर भी वही कोशिश की। ठीक है, किसने, कांग्रेस ने। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भाई इनकी डिमांड्स, हमने प्रॉब्लम पढ़ ली, इनकी डिमांड्स पढ़ लिया हमने। अब हम बात करेंगे कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप कैसे हुआ, कहां पर डेवलप कैसे हुआ, अवध। तो हमारा सिंपल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन यहां पर बनकर तैयार होता है, और वो बेसिक क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन अवध। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अभी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम 5 नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करेंगे, गिव रीजन वाई कांग्रेस was unhappy with the movement in अवध। ठीक है, तो ये 3 नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। तो इस तरीके का पूरा टोटल क्वेश्चन आपको बन जाता है 5 मार्क्स का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 = 5। ये आपका बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो गया, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन अवध एंड व्हाई कांग्रेस वाज अनहैप्पी विद द मूवमेंट इन अवध। उसके पीछे कारण क्या थे। ठीक है, तो हम बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, तो कैसे डेवलप हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध। ठीक है, कैसे डेवलप हुआ, तो इसके डेवलपमेंट की शुरुआत की हम बात करेंगे, और वो क्या है कि इन जून 1920, जून 1920 में
जवाहरलाल नेहरू, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो है वेंट टू अवध। कहाँ गए? अवध गए, इन किसानों के बीच में गए। यहां जाने के बाद क्या हुआ? ही टॉक्ड टू द पीजेंट्स, उन्होंने वहां के किसानों से बातचीत की। एंड अंडरस्टूड देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायतें या पीड़ा या समस्या, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ जाते हैं? जाते हैं अवध में जून 1920 में। वहां पर वो किसानों से बात करते हैं और उनकी ग्रीवेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? ही एस्टैब्लिश्ड अवध किसान सभा। वो क्या करते हैं? वहां पर अवध किसान सभा एस्टैब्लिश करते हैं इन अक्टूबर 1920। ठीक है, क्या करते हैं वो? अक्टूबर 1921 में, सॉरी हाँ, अक्टूबर 1921 में वो क्या करते हैं? अवध किसान सभा वहां पर सेटअप कर देते हैं। और ये अवध किसान सभा सेटअप करने के बाद वो 1 महीने के अंदर इसकी 300 ब्रांचेस वहां पर बन जाती है। ठीक है, ठीक है, यहां पर अलोंग विथ बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर वो क्या करते हैं? अवध किसान सभा जो है वो वहां पर वो क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं। और इस अवध किसान सभा को एस्टैब्लिश करने का मेन रीजन क्या था? तो याद करो, ये भूलना मत कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंटीग्रेशन करना है। तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का मेन उद्देश्य यही था कि पीजेंट स्ट्रगल को इंटीग्रेट किसके साथ करना है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, मतलब उसके साथ मिलाना है। मिलाने से क्या होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनकी स्ट्रगल शामिल हो जाएगी, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ये अवध के पीजेंट्स का भी सपोर्ट मिलने लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा जिसके अंदर देश के सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जो है व्हाट वी कॉल इट, जो प्रॉब्लम्स है उसको शामिल करके एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, जिसके अंदर सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को शामिल किया जाएगा और सभी लोगों को प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इसके जरिए कांग्रेस जो थी वो इंटीग्रेट करना चाहती थी पीजेंट स्ट्रगल को किसके साथ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि दिस वॉज एन एफर्ट टू इंटीग्रेट पीजेंट्स स्ट्रगल with non cooperation मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ इस तरीके से वो क्या करना चाहते थे? इसको ये एक एफर्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और पीजेंट स्ट्रगल, अवध के पीजेंट स्ट्रगल को साथ साथ में जोड़ने का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो आपका जो मैंने आपको याद कर रहा हूं ना, वो जो क्वेश्चन था, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन अवध, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं उसके आंसर में। ठीक है, क्या करना है? ये 4 पॉइंट आपको उसके आंसर में लिखने हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन मैंने एक और दिया था कि व्हाई कांग्रेस वाज अनहैप्पी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर शुरू होता है और कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने के बाद कांग्रेस जो है वो खुश नहीं होती जिस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अवध में आगे बढ़ता है। तो क्यों खुश नहीं होती उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए
हमको 2-3 पॉइंट समझ कि जैसे ये सब कुछ अवध किसान सभा सेटअप होती है और सब कुछ ये मूवमेंट वगैरह शुरू हो जाता है, तो वहां पर होता क्या है, वहां पर कुछ इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इवेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इवेंट्स इन अवध ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जब ये अवध किसान सभा सेटअप हो गई, इंटीग्रेट करने की कोशिश हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ कहाँ पर? अवध में। तो ये मूवमेंट जब शुरू होता है तो वहां पर कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है कि घटनाएं, वहां पर कुछ घटनाएं घटती है। क्या क्या घटनाएं घटती है वो ध्यान रखना है आपको। पहली घटना क्या घटती है? पीजेंट्स, जो किसान थे, वो क्या करते हैं? अटैक्ड हाउसेस ऑफ तालुकदार्स। ठीक है, क्या करते हैं? तालुकदार्स के घरों पर हमला कर देते हैं और मर्चेंट, जितने भी व्यापारी थे उनके घरों पर भी क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है ये मर्चेंट्स और तालुकदार्स और वो जो लैंडलॉर्ड जो थे ये ऑपरेस कर रहे थे, तो इनको गुस्सा था इनके अंदर, तो मूवमेंट शुरू होते ही इनके खिलाफ ये अटैक कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? बाजार लूट लेते हैं। बाजार वर लूटेड, बाजार लूट लेते हैं। फिर क्या करते हैं? ग्रेन होल्ड्स वर टेकन ओवर। ग्रेन होल्ड्स का मतलब क्या हुआ? वो जगह जहां पर अनाज, या फिर आप इसको ग्रेन होल्ड्स को लिख सकते हो अनाज भंडार। जैसे वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में जैसे हम अनाज को भंडारण करके रखते हैं, तो उस समय भी जो मर्चेंट्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार थे, वो अनाज को एक जगह इकट्ठा करके रखते थे, भर के रखते थे। वो जो भंडार होता है उसको ये क्या कर देते हैं? अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? और लोकल लीडर्स, अब यहाँ पर और भी 2-3 काम होते हैं। लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स, पीजेंट से कहते हैं लोकल लीडर्स, दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड। क्या कहते हैं लोकल लीडर्स किसानों को? कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं? एंड लैंड वुड बी redistributed among peasants। और क्या कहते हैं? मतलब लोकल लीडर्स क्या करते हैं? एक प्रकार की अफवाह फैलाते हैं या अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं महात्मा गांधी का नाम लेकर कि, और किसानों को कहते हैं कि भाई गांधी जी ने कहा है कि आपको कोई टैक्स पर पे करने की जरूरत नहीं, जबकि गांधी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं होता है। क्यों नहीं कहा होता है? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर हम बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको बॉयकॉट कर रहे हैं, हम आपको कोई सहायता नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के लॉज, टैक्सेस को बंद करने की बात नहीं कही गई। तो महात्मा गांधी ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भाई टैक्सेस पे नहीं करना, क्योंकि टैक्सेस पे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाली बात आ जाएगी। तो वो तो एक स्टेप ऊपर है। किसके एक स्टेप ऊपर है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। क्योंकि नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो नॉन कॉपरेट करने के लिए भी कहा है और साथ में उनके लॉज को मानने से भी मना कर दिया था और साथ में टैक्सेस वगैरह पे करने से भी मना कर दिया था। तो वो पॉइंट्स इसमें नहीं है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये अपनी मन मर्जी से कहा गया लोकल लीडर्स में, और किसानों ने उसको सुन लिया और उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ गांधी जी ने कह दिया है कि टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, तो उन्होंने पे करना बना कर दिया। और पीजेंट्स को ये भी अफवाह फैला दी गई कि भाई लैंडलॉर्ड तालुकदार से जमीनें वगैरह लेकर किसको दे दी जाएगी? पीजेंट्स को दे दी जाएगी। ठीक है, तो
ये सारे तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस वजह से कांग्रेस क्या होती है, इन इवेंट्स की वजह से कांग्रेस जो थी वो अनहैप्पी हो जाती है। बेसिक चीज आपको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि देखो अटैक करना, बाजार को लूटना, ग्रेन होर्ड्स को अपनी मर्जी से लेना, टैक्स पे नहीं करना, ये सारे के सारे वॉयलेंट तरीके हैं। ठीक है, कौन से तरीके? वॉयलेंट तरीके, ये हिंसा है। और महात्मा गांधी तो ऑलरेडी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। उनका तो पहले ही कहना था कि जो भी मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, नॉन वायलेंट ही होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई कांग्रेस खुश नहीं थी, क्योंकि यहां पर वायलेंस हो रहा था। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां पर निकल कर आ जाता है कि क्यों कांग्रेस अनहैप्पी थी। तो सिंपल सा रीजन है, पीजेंट्स ने तालुकदार और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक कर दिया था, बाजारों को लूट लिया था, ग्रेन होर्ड्स को टेक ओवर कर लिया था, और लोकल लीडर्स ने अफवाह फैला दी कि भाई टैक्सेस पे नहीं करने और किसानों को जमीन रिडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इन सब कारणों की वजह से ये मूवमेंट जिस तरीके से डेवलप हुआ, कहां पर, अवध में, कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, इजी है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ अवध, दूसरा डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ अवध, और तीसरा हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन अवध। ठीक है, तो और व्हाई कांग्रेस वाज अनहैप्पी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ओके नाउ, तो ये तो बात हो गई किसकी, अवध की। तो इस तरीके से अवध में मूवमेंट डेवलप हुआ, और उन्होंने गांधी जी का नाम लेकर मूवमेंट को आगे बढ़ाया। गांधी जी के नाम पर उन्होंने कुछ भी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, जिससे कांग्रेस बहुत ज्यादा नाखुश हो गई थी। ठीक है, तो ये तो बात हुई अवध की। अब हम बात करेंगे गुडेम हिल्स, सेकंड पार्ट ऑफ कंट्री साइड। कंट्री साइड के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां पर 2 पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो अवध के बारे में पढ़ेंगे कि अवध में क्या डेवलपमेंट्स हुए। अब हम बात करेंगे गुडेम हिल्स की। ठीक है, रेबेलियन इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। गुडेम हिल्स की और आंध्र प्रदेश की जब भी बात होगी, गुडेम हिल्स की जब भी बात होगी, ट्राइबल की जब भी बात होगी, ये ट्राइबल लोग थे गुडेम हिल्स में रहने वाले, इनकी जब भी बात होगी, ट्राइबल की जब भी बात होगी, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी का नाम आएगा, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। उनका नाम आपको याद रखना है, वो है कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू बहुत बड़े फोक हीरो है ये, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ अकेले दम पर सारे लोगों को इकट्ठा करके स्ट्रगल किया, जिन्होंने जड़ें हिलाई ब्रिटिश रूल की। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्राइबल हीरोज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत के बहुत बड़े ट्राइबल हीरोज में से एक है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। जब जब ट्राइबल हीरोज की बात होगी, इनका नाम जरूर लिया जाएगा। ठीक है, तो इनके ऊपर एक मूवी भी अभी रिसेंटली बन रही है, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि ये बहुत आता है टीवीज पर, उसका RRR करके। ठीक है, ये मूवी भी बन रही है। ठीक है, और ये मूवी जो है ये इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें 2 बड़े हीरोज है, मतलब इसमें 2 फोक हीरोज के बारे में कहानी, जिनमें से एक फोक हीरो कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी मूवी भी बन रही है। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू का नाम आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा भारत के माने हुए फोक लीडर में से एक है, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू किस एरिया में इन्होंने रिवोल्ट किया था, गुडेम हिल्स, दिमाग में बिठा लेना है। गुडेम हिल्स कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। गुडेम हिल्स कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर रेबेलियन कैसा हुआ था, यहाँ पर गुरिल्ला रेबेलियन हुआ था।
कौन सा रेबिलियन हुआ था यहाँ पर गुरिल्ला रेबिलियन हुआ था। गुरिल्ला रेबिलियन के बारे में आप कहें तो छापामार युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली क्या होती है? चुपचाप आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, चुपचाप जाओ, अटैक करो, मारो, जो भी करना है कर दो और वापस भाग जाओ, वापस छुप जाओ जाकर। जैसे गुरिल्ला होता है ना, गुरिल्ला जंगलों में जब हमला करता है तो वो क्या करता है? वो जाता है, हमला करता है और वापस भाग जाता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर एक युद्ध प्रणाली है गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है। गुरिल्ला वारफेयर इन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। और कांग्रेस इस प्रकार के वॉरफेयर को सपोर्ट नहीं करती है। तो एक चीज और आप दिमाग में बैठा लेना कि जिस तरीके से यहाँ पर भी मूवमेंट डेवलप हुआ, कांग्रेस इससे भी खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? तो अपने आप समझ जाओ कि गुरिल्ला वारफेयर है, और जब गुरिल्ला वारफेयर की बात आएगी तो उसमें फिर थोड़ा सा वायलेंस भी होगा, और वायलेंस जहाँ पर होगा वहाँ कांग्रेस को पसंद नहीं आएगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो गुडे मिल्स की बात करते हैं। ट्राइबल लोग हैं, कौन से लोग हैं? ट्राइबल लोग हैं, थोड़ा दिमाग में आपको बिठा लेना है। ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनकी पूरी लाइफ जंगलों पर डिपेंड करती है, जो पूरी तरीके से अपने पूरा जीवन यापन जंगलों के भरोसे पर करते हैं। जंगलों पे भरोसे पर जीवन यापन करने का मतलब ये जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, जंगलों से ये फ्रूट्स इकट्ठे करते हैं, जंगलों से ये बहुत सारे प्रोडक्ट इकट्ठा करते हैं और उनको बेचते हैं, ठीक है। साथ में ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में आप जानते हो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी करते हैं, जिसके अंदर एक प्लॉट ऑफ जमीन को एक जमीन को देखते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर करना है, वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है सबको काट देते हैं। काटने के बाद उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद जब वो पूरी तरीके से जलकर उसकी राख मिट्टी में मिल जाती है, फिर ये वहाँ पर खेती करते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल जब तक सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है तब तक ये लोग खेती करते हैं, और जैसे ही फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है सॉइल की, ये उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फिर वहां पर अगेन पेड़ काटते हैं, जलाते हैं, फिर वही प्रोसेस करते हैं 2-3 सालों तक। फिर वो जगह की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर जाकर क्या करते हैं, वहां पर नई जगह ढूंढते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बार बार शिफ्ट करते रहते हैं। और क्यों स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? तो वो भी पता है आपको कि स्लैश का मतलब काटना, बर्न का मतलब जलाना, तो पेड़ों झाड़ों को काटना, उनको जलाना, फिर खेती करना, फिर उसको छोड़ देना। तो स्लैश एंड बर्न एंड शिफ्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये इस प्रकार के लोग हैं जो पूरी तरीके से पूरी तरीके से जंगलों की जमीन पर डिपेंड करते हैं, जो पूरी तरीके से जंगलों के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। क्लास 9th के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। क्लास 9th में आपने फॉरेस्ट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, और अगर याद नहीं आ रहा है तो फॉरेस्ट एक्ट क्या है? जंगल से रिलेटेड कानून था। इस कानून के अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिश लोगों ने जंगलों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। पहला पार्ट उन्होंने डिवाइड किया था रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा है विलेज फॉरेस्ट। तो 3 प्रकार के फॉरेस्ट उन्होंने फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से थे? रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ए ग्रेड वाले फॉरेस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी के फॉरेस्ट, बी ग्रेड वाले फॉरेस्ट और सी ग्रेड वाले फॉरेस्ट। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड वाले फॉरेस्ट है। अब कैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड है तो आप अपने आप समझो कि भाई जिस जंगल की जिस पार्ट में अच्छे से प्रोडक्ट मिलते हैं, लकड़ियां भी अच्छी मिलती है, फ्रूट्स भी अच्छे मिलते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं, वो फॉरेस्ट उस पार्ट को तो उन्होंने रिजर्व कर दिया। जो मीडियम फॉरेस्ट थे जहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं है लेकिन बहुत खराब क्वालिटी भी नहीं है, उसको उन्होंने प्रोटेक्टेड में रख दिया। और जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के फॉरेस्ट थे जहां पर ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो उन्होंने विलेज फॉरेस्ट कर दिया। तो इस फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ट्राइबल लोग हैं या जो भी इंडियन लोग हैं वो कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है। दे वर फॉरबिडेड टू एंटर इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाती है यहाँ से?
तो सिंपल सी बात है, मद्रास में 1882 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया जाता है जिसको कहा गया मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 में। और इसके अकॉर्डिंग कोई भी ट्राइबल इंसान या भारत का कोई भी नागरिक रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है, न ही वहां जाकर कोई फ्रूट कलेक्ट कर सकता है, नहीं कोई लकड़ी निकाल सकता है, एंटर ही नहीं कर सकता है। एंटर करना तो छोड़ो, अपने जानवर भी जाकर चरा नहीं सकता, और जानवर चराना तो बहुत दूर की बात हो गई, आप वहां से गुजर भी नहीं सकते हो, मतलब आपका अंदर एंट्री करना ही नहीं। अगर आप भले आप कुछ लेने नहीं जाओ, आप अंदर चले गए और अंदर आपको मान लो रास्ता है, रास्ते से आप जा रहे हो तो, और आपको पकड़ लिया गया तो भी आपको पनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? रिजर्व फॉरेस्ट से, ठीक है। विलेज फॉरेस्ट में जाना अलाउड था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी थोड़ी बहुत परमिशन मिल जाती थी, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्कुल जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो यहां से ही प्रॉब्लम क्या होती है? शुरू हो जाती है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या शुरू होती है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। किस चीज पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं? रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट इन फॉरेस्ट, रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट इन फॉरेस्ट, और रेस्ट्रिक्शन ऑन सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अब यह समझना आपको जरूरी है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, ठीक है, इंक्लूडिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इन चीजों पे रोक लग जाती है, ठीक है। ये दो चीजों पर रोक लग जाती है। किसके अकॉर्डिंग? मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग जो भी ट्राइबल इंसान है वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकता, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट फॉरेस्ट में नहीं कर सकता, और किसी प्रकार की कोई सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अब सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह करना, जीवन यापन करना भी लिख सकते हैं हम। जीवन यापन करना मतलब होता है सबसिस्टेंस। तो सबसिस्टेंस के ऊपर रोक लग जाती है। सबसिस्टेंस पर रोक लगने का मतलब क्या हो गया? सबसिस्टेंस पर रोक लगने का मतलब हो गया कि अब क्या होगा, इकोनॉमी, मतलब ट्राइबल लोग, तो क्या होगा कि ट्राइबल लोग जो हैं वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी नहीं चला पाएंगे। सबसिस्टेंस इकोनॉमी नहीं चलाने पाने का मतलब वो जंगल जाकर लकड़ी नहीं ला सकते, वो जंगल जाकर कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं ला सकते, वो जंगल जाकर कोई भी फ्रूट्स नहीं गैदर कर सकते। जो भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जंगलों से चलती है वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो नहीं कर सकते। और जब चूंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे तो सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा? उनके जीवन पर पड़ेगा। तो ये सबसिस्टेंस इकोनॉमी उनकी टोटली वहां पर बंद कर दी गई, जिसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी शामिल था, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको समझनी कि भाई रिजर्व, ये एक्ट लगा दिया गया था और इस एक्ट से परेशान हो गए थे कौन लोग? ट्राइबल लोग। कहाँ के ट्राइबल के लोग? मतलब पूरे भारत के ट्राइबल लोग ही परेशान हुए थे। हम बेसिक एक केस पढ़ रहे हैं गुडेम हिल्स का, ठीक है। तो ये वहां पर सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर कर लेती है फॉरेस्ट का, जहां पर किसी का भी जाना आना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। किसकी प्रॉब्लम शुरू होती है? गुडेम हिल्स के लोगों की प्रॉब्लम्स शुरू होती है। तो सिंपल सा आपका यहां पर क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है, डिस्क्राइब वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल्स इन गुडेम हिल्स। गुडेम हिल्स में जो है वो ट्राइबल्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? क्लोज्ड लार्ज पार्ट ऑफ forest area, preventing people from
प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू फॉरेस्ट, जंगलों में घुसना मना है। ठीक है, सो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज्ड, क्या होती पहली प्रॉब्लम, कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉरेस्ट के लार्ज एरिया को बंद कर देती है, क्लोज कर देती है, जिससे ये लोग फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा पाए। यहां से पहली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ट्राइबल पीपल कुड नॉट ग्रेज देयर cattle, collect fuel woods and fruits। दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, जब अंदर जाना बंद कर दिया तो ट्राइबल लोग ना तो अपने जानवरों को चरा पाएंगे, ना वो फ्यूल वुड लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर पाएंगे, ना ही वो फ्रूट्स को कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम, देयर livelihood was affected। ठीक है, उनकी लाइवलीहुड छीन ली गई एंड ट्रेडिशनल राइट्स वर टेकन ओवर, उनके जो पारंपरिक अधिकार थे जंगलों पर वो भी छीन लिए गए। और फॉरेस्ट वर टेकन ओवर। तीसरी प्रॉब्लम हो गई, पहली प्रॉब्लम कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट के लार्ज पार्ट के अंदर जाने से मना कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम, अब वो जानवरों को नहीं चरा पाएंगे, फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, फ्रूट्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरी, उनकी लाइवलीहुड, उनका जो पैसा कमाने का जरिया है वो सीधा सीधा उस पर असर पड़ गया। उनको वो जो जंगलों पर उनका जो पारंपरिक अधिकार था वो उनसे छीन लिया गया। ठीक है, चौथी प्रॉब्लम, they were forced to contribute into बेगार, उनको बेगार करने पर मजबूर किया गया। बेगार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बेगार क्या होता है। ठीक है, और बेगार भी किस में करने के लिए कहा गया, इनटू बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, सड़क बनाने के लिए। ठीक है, और इस रीजन की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तो ये सारी उनकी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम, उनको जंगलों का बहुत बड़ा एरिया बंद कर दिया गया, उनको एंटर करने से मना कर दिया गया। दूसरी प्रॉब्लम, अब वो अपने जानवरों को चरा नहीं पाएंगे, वो फ्रूट्स और फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम, ट्राइबल लोग जो है वो उनकी लाइवलीहुड पर असर पड़ गया, उनके ट्रेडिशनल राइट छीन लिए गए। और चौथा प्रॉब्लम, अब उनको जबरदस्ती बेगार, रोड बनाने के लिए बेगार करवाई जा रही थी। तो इन सब कारणों और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया ये वाला, जो ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा रखा है। कौन सा वाला, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं यहां पर। एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है आपका, वो क्या है, और give reasons why tribals in Budem Hills revolted against British गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही है जो मैं आपको लिखवा चुका हूं अभी। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है। आंसर लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर उसका लिख सकते हैं, और मैं भी आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन टॉपिक्स जो मैंने आज पढ़ाए हैं इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उससे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, या आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, स्कूल से नंबर
लेकर, ठीक है। हाँ, नंबर आपको स्कूल से लेना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट नहीं दूंगा, ठीक है। तो स्कूल से आप नंबर लेकर कर सकते हैं। और बाकी के लोग जो और दूसरे लोग देख रहे हैं वो क्या करें, वो कमेंट्स में लिख दें मुझे, तो मैं वहीं के वहीं, जो नंबर नहीं ले पा रहे हैं वो कमेंट्स लिख दें मुझे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। रेमेडियल वीडियोस जब मैं इनके बनाऊंगा, कि जैसे जिन जिन के डाउट्स निकल कर आएंगे, तो उनके डाउट्स को जब मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो मैं वहां से भी डाउट्स निकाल लूंगा, और जिनको मैं पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया प्रॉब्लम्स ऑफ गुडेम हिल्स, ठीक है। अब गुडेम हिल्स की प्रॉब्लम्स के बाद अब ये हमने रिवोल्ट क्यों हुआ गुडेम हिल्स में, ये हमने पढ़ लिया है। आंध्र प्रदेश के ट्राइबल लोग क्यों परेशान थे, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि ये आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल लोग हैं, अब यहां से जिन लीडर का मैंने नाम बताया था अल्लूरी सीताराम राजू, उनका यहां से रोल शुरू होगा। अब वो कैसे ट्राइबल लोगों ने रिएक्ट किया, वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं बहुत जल्द कल में ही आपको प्रोसेस करके मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं ये ऐसे कंटेंट्स आपको आपके स्कूल और सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको मैं कंटेंट्स यहाँ पर देता चला जाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।